नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल रियल ज्ञान विद आर.के.जी में। दोस्तों, आज हम भुवनेश्वर जी के एकांकी नाटकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे हमें पता चल पाएगा कि भुवनेश्वर जी की मानसिकता क्या थी। एक एकांकीकार के रूप में उन्होंने किस भावना के तहत इन एकांकियों की रचना की है। भुवनेश्वर जी का पूरा नाम भुवनेश्वर प्रसाद श्रीवास्तव है, लेकिन ये अपने लेखों में केवल भुवनेश्वर नाम लिखते हैं। भुवनेश्वर जी नए नाटक के जन्मदाता कहे जाते हैं। तो नए नाटक के जन्मदाता के रूप में इन्होंने परंपरा से चले आ रहे नाटक को कथ्य और शिल्प को दोनों स्तर पर नया रूप दिया। इस कारण इन्हें नए नाटक का जन्मदाता कहा जाता है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम यह भी जान पाएंगे कि तांबे की कीड़े एकांकी में इनकी जो मानसिकता है वह कैसी है, किन भावनाओं को इसने समावेश किया है और कैसे अलग प्रकार की एकांकी के रूप में तांबे के कीड़े को इन्होंने रचा है। भुवनेश्वर जी की प्रारंभिक एकांकी नाटकों में पारंपरिक तत्व मिलते हैं, अर्थात जो पुराने एकांकी चले आ रहे थे उस प्रकार के तत्व मिलते हैं। जैसे कि जो कहानी एकांकी का कथ्य है वह एक दूसरे से जुड़ा होता है, प्रारंभ, मध्य और अंत, यह सब चीज़ देखने को मिलता था प्रारंभिक एकांकी नाटकों में। और साथ ही उनमें जो नायक थे, खलनायक थे और नायिका है, ये भी चित्रण देखने को मिलता था। लेकिन जैसे जैसे ये आगे बढ़ते गए, इनका नाट्य लेखन युग के अनुरूप नया आकार ग्रहण करता गया और इस आकार ग्रहण में उनका अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन सहायक हुआ। इन्होंने अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया और अंग्रेजी साहित्य के साथ ही जो पाश्चात्य जगत में घटनाएं घट रही थी, जिस प्रकार साहित्य परिवर्तित हो रहा था, उसी युग के अनुरूप इन्होंने अपनी एकांकी लिखने का कार्य किया। तो भुवनेश्वर के नाट्य लेखन को समझने के लिए उनके नाट्य विकास पर दृष्टि डालनी आवश्यक है। पत्र पत्रिकाओं में इनके जो नाटक एकांकी प्रकाशित हुए हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो कालक्रम के अनुसार प्रकाशित एकांकियों को हम देखेंगे। श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, यह 1933 का है। प्रतिभा का विवाह 1933, शैतान 1934, एक साम्यहीन साम्यवादी 1934, रोमांस 1935, लॉटरी 1935, मृत्यु 1936, हम अकेले नहीं 1936, 8:15 बजे 1936, स्ट्राइक 1938, ऊसर 1938, आदमखोर 1938, गोगोल के नाटक इंस्पेक्टर जनरल का एकांकीकरण किया गया 1940 में। रोशनी और आग 1941, कठपुतलियाँ 1942, फोटोग्राफर के सामने 1945, तांबे के कीड़े 1946, इतिहास की केंचुल 1948, आज़ादी की नींद 1949, जेरूसलम 1949। साथ ही जेरूसलम के बाद इन्होंने लिखा है सिकंदर 1949 में, फिर अकबर 1950, चंगेज़ खां 1950, सीकों की गाड़ी 1950 और खामोशी, यह 1957 की उनकी एकांकी नाटक रचना है। दोस्तों, एकांकी और नाटक इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है। नाटक में कई अंक होते हैं, जबकि एकांकी केवल एक अंक की होती है तो ये नाटक ही, लेकिन ये एक अंक का होता है, इस कारण इसका नाम एकांकी कह दिया जाता है, लेकिन यह नाटक ही है। ठीक है। तो भुवनेश्वर जी के प्रारंभिक एकांकी जो हैं वह फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित हैं। सिगमंड फ्रायड, जो कि मनोविश्लेषणवाद के जनक हैं,
तो फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है इनके प्रारंभिक एकांकी, और इनमें यौन भावना और स्त्री पुरुष के संबंध को केंद्र में रखा गया है। भुवनेश्वर की कारवां के प्रवेश में स्वयं स्वीकारते हैं कि प्रायः समस्त नाटककार जो पेटीकोट की शरण लेते हैं, दो पुरुषों को एक स्त्री के लिए आमने सामने खड़ा कर संघर्ष उत्पन्न करते हैं। मैंने भी यही किया है, केवल बुलडॉग कुत्ते के मुख से हड्डी निकालकर अलग फेंक दी है। दोस्तों, यहाँ बुलडॉग कुत्ते के मुंह से हड्डी अलग करने का आशय यह है कि यौन भावना को अश्लीलता के निम्न स्तर से अलग रखना है। जिस प्रकार यौन भावना को अश्लील बना देते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया है। इनके एकांकियों में यौन भावना और स्त्री पुरुष संबंधों का विश्लेषण स्थितियों और संकेतों के माध्यम से किया गया है। कहीं भी स्थूल कथ्य को बढ़ाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। तो भुवनेश्वर अपने प्रथम एकांकी श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, इसमें स्त्री पुरुष के त्रिकोण को स्थापित करते हुए पारस्परिक विवाह की विकृति के प्रति आक्रोश व्यक्त करते हैं। वे एक स्त्री के इस कथन से सहमत हैं कि हिंदू विवाह वेश्यागमन का पतित रूप है। तो कारवां एकांकी के प्रवेश में उन्होंने यह सेंटेंस लिखा है। तो कहना न होगा कि भुवनेश्वर का परंपरा के प्रति विद्रोह पहली एकांकी से ही प्रकट होने लगता है। उसी तरह प्रतिभा का विवाह नामक एकांकी, लॉटरी और शैतान नामक एकांकी में स्त्री पुरुष का त्रिकोण बड़ा प्रखर है। उसी तरह एक साम्यहीन साम्यवादी नामक एकांकी में बनावटी साम्यवादियों के दोहरे व्यक्तित्व को उजागर करता है। रोमांच नामक एकांकी में पति पत्नी के संबंधों का विश्लेषण बड़ा यथार्थ और चिंतनपरक है। इसके एक पात्र का एक कथन द्रष्टव्य है। 2 वर्ष से अधिक पति पत्नी रहने के पश्चात यदि स्त्री पुरुष कभी भी नहीं लड़ते तो दोनों कायर हैं या दोनों एक दूसरे को धोखा देते हैं। कारवां जब प्रकाशित हुआ तो उस समय भुवनेश्वर 26 वर्ष के थे, लेकिन इस अल्प आयु तक वे साहित्य जगत में चर्चित हो चुके थे। भुवनेश्वर की रचनाओं को पढ़कर मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखा था कि भुवनेश्वर प्रसाद में प्रतिभा है, गहराई है, दर्द है, पते की बात कहने की शक्ति है और मर्म को हिला देने वाली वाक चातुरी है। भुवनेश्वर जी यौन भावना के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण से धीरे धीरे मुक्त होते गए और सामाजिक विसंगति, अव्यवस्था और असंतोष को छोड़कर सूक्ष्म होता गया और वातावरण तथा स्थिति को कार्य व्यापार में उतारता गया। उनके इस विकास क्रम को स्ट्राइक, ऊसर, रोशनी और आग नामक एकांकी और तांबे के कीड़े, आज़ादी की नींद, सिकंदर और खामोशी नामक एकांकी नाटकों के द्वारा जाना जा सकता है। तांबे की कीड़े एकांकी की बात कही जाए दोस्तों तो ये एक बहुत चर्चित एकांकी है। इसे भुवनेश्वर के एकांकी नाटकों में सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त है। इसमें भुवनेश्वर की नाट्य कला शीर्ष पर पहुंची हुई दिखाई पड़ती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह एकांकी रचा गया। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ दोस्तों तो विश्व में व्याप्त निराशा, अनास्था, भय, अजनबीपन आदि को इस एकांकी में कार्य व्यापार के माध्यम से चित्रित किया गया है। इस एकांकी में वातावरण की संश्लिष्ट प्रस्तुति है। एकांकी की लंबाई कम है लेकिन अपने प्रतीक संकेतों में अत्यधिक व्यापक दिखाई पड़ती है। आकार में वह एकांकी सा है पर अपने व्यापकता में पूर्णाकार नाटक की संभावना यह एकांकी लिए हुए है। नाट्य शिल्प की दृष्टि से तांबे के कीड़े एक आदर्श एकांकी है। अब तांबे के कीड़े नामक एकांकी तक आते आते भुवनेश्वर का नाटक के प्रति का जो दृष्टिकोण है काफ़ी कुछ बदल सा गया था।
अब वे स्त्री पुरुष के बीच त्रिकोण रचने के बजाय नाटक को पूरी जिंदगी से जोड़ने लगे थे। वे नाटक के विषय में लिखते हैं कि जिंदगी और नाटक का प्रॉब्लम एक ही है, यानी लम्हे को मुकम्मिल कर देना, विरोध और विद्रोह को एक स्वर करना और उनमें एक केंद्रीय महत्व यानी सेंट्रल सिग्निफिकेंस हासिल करके उसका दर्शकों पर एक फीका असर उपजाना कि वह उनकी बुद्धि, विचार और नज़र को उकसाए। भुवनेश्वर के अधिकांश जो एकांकी है दोस्तों, वह बुद्धिजीवियों के लिए है। स्थूल कथा न होने के कारण सामान्य दर्शक उनसे नहीं जुड़ पाते। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें तर्क करने की क्षमता अधिक है, वे इनके एकांकी को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। जो सामान्य जनता है, इनके एकांकी को समझ पाने में सक्षम नहीं है। इसके अलावा उनके एकांकियों में गहरा चिंतन और प्रतीकात्मकता है। वस्तु असंबद्ध रूप से टुकड़ों में बटी होने के कारण सहज ग्राह्य नहीं हो पाती है। तो इनकी जो कथा वस्तु है टुकड़ों में बटी होती है, जिसके कारण जो दर्शक गण हैं या जो पाठक गण हैं, वह पिछले कथनों से आगे का कथन को जोड़ नहीं पाते। वैसे भुवनेश्वर के एकांकी मंची संभावनाओं से युक्त है, अर्थात इनका मंच संचालन हो सकता है। अधिकांश एकांकी एक दृश्य है और बड़े मंच की अपेक्षा रखती है। कहीं कहीं मंच सज्जा जटिल भी है। कथ्य में जीवन, संघर्ष और तनाव को अधिक स्थान मिला है। संवाद, कार्य व्यापार के साथ आगे बढ़ते हैं, इसीलिए वे कहीं बोझिल नहीं होते। भुवनेश्वर मंच से बाहर नाटक का कोई अस्तित्व नहीं मानते हैं। भुवनेश्वर जी लिखते हैं कि एक नाटक का लिखना जो स्टेज के लिए नहीं लिखा गया, किसी भी प्रकार न्याय संगत नहीं है। कारवां एकांकी के प्रवेश में वे लिखते हैं कि भुवनेश्वर नाटकीय स्थितियों के निर्माण में बड़े सिद्धहस्त हैं। वे अपने एकांकी नाटकों में कहीं कहीं दर्शकों को भी जोड़ते चले जाते हैं और वे अभिनेता और दर्शक के बीच दूरी रखने के पक्ष में नहीं हैं। तो दोस्तों, ये है इनके नाटकों, इनके एकांकी नाटक का जो विशेषताएं हैं, किस तरह से ये अपने एकांकी नाटकों में जो चीज़ें रखते हैं उसको हमने जान लिया। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में तांबे के कीड़े कथा वस्तु है उसका विवेचन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।